नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अड्डा 247 चैनल पर। और मैं आपका होस्ट तेजस कुलशेष यहां पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम लेकर आए हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में कहे तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है भारतीय रिजर्व बैंक, क्या इसका महत्व होता है और हमारे भारत के लिए आरबीआई का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इन तमाम पहलू पर आज हम आप सबसे बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में क्या क्या कंडीशंस हैं आरबीआई के बारे में, उन सब पर आज आपसे हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से आरबीआई अपना कंट्रोल करता है और क्या क्या काम होते हैं आरबीआई का। एक आम जन की बातें करते हैं तो आरबीआई हमारे लिए या आपके लिए एक ही हम भाषा जानते हैं कि आरबीआई हम सबके लिए नोट छापता है, या फिर हमें आरबीआई कहां नजर आता है, नोटों पे नजर आता है। इसके अलावा भी आरबीआई बहुत जगह हमें दिखता है। क्या है आरबीआई के बारे में, उन तमाम पहलू पर आज हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले चाहूंगा जितने लोग सेशन जुड़ गए हैं प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करना शुरू कर दिए, क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। खासकर से चाहे यूपीएससी का टॉपिक हो, चाहे वो बैंक का टॉपिक हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक। जी हां, आसान शब्दों में किस तरीके से आरबीआई को समझा जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं, एक आम जन जीवन के लिए आरबीआई का रोल क्या होता है, उन सब के बारे में आज हम आप सबसे बात करेंगे। हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, कैसे काम करता है, देश के आर्थिक गतिविधियों को कैसे चलाता है, देश में पैसे का संतुलन रखना या मनी का फ्लो करना उसे कैसे कंट्रोल करता है। उन तमाम पहलू पर आज हम आप सबसे बात करें। हम बात करेंगे देश में होने वाले अर्थव्यवस्था पर। जी हां, देश में बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था पर कोविड 19 के दौर पर आरबीआई का रोल क्या रहा था, उन तमाम पहलू पर आज हम आप सबसे बात करेंगे। ये तमाम बातें की जाएंगी आज के इस क्लास के अंदर, जहां पे भारतीय रिजर्व बैंक का रोल क्या है, एक आम जन जीवन से कैसे मैं उसको जोड़ता हूं, उन तमाम चीजों को आसान शब्दों में आप सबसे बात करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप सेशन, अगर आप बता दिया अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो एक बार यस और नो कर दिए। जितने भी लोग सेशन जुड़ गए हैं उन सभी लोगों के लिए हम आज सेशन लेकर आए हैं। क्या है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, कैसे इस चीज को समझें, क्या क्या चीजें होती हैं, उन तमाम पहलू पर आज हम सबसे बातें करने जा रहे हैं। जी हां, ये टॉपिक ना किस ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर होने वाला है 9 मई 2021 को पेपर होने वाला है, और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र में आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, जिसमें पूरी टीम है और जो बैच 14 सितंबर से आपका लॉन्च हो चुका है। जी हां, 14 सितंबर से बैच आपका लॉन्च हो चुका है। उन तमाम चीजों के बारे में मैं यहां पर आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं। जो पैसे हम बात करते हैं, पैसा छापता आरबीआई, लेकिन पैसा पहुंचता कैसे है, इन तमाम पहलू पे बात करेंगे। ये मनी हमारे पास कैसे पहुंचता है, इस पे ही बात करेंगे। हमारे और आपके जनजीवन में इस आरबीआई का रोल क्या है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी लोग सेशन जुड़ गए हैं उन सभी को गुड इवनिंग मैं कहना चाहता हूं, और फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो। इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं आप सबके लिए। जी हां, एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ देश के लिए नहीं, एक आम जन जीवन के लिए भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि इससे जुड़ी है देश की अर्थव्यवस्था। एक आम भाषा में समझे कि अगर आरबीआई को हमें समझना है, इट्स अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमी। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर आरबीआई का फेल होता है तो देश की अर्थव्यवस्था का फेलियर माना जाता है। कहां ये जाता है, आप देख रहे हैं जीडीपी नीचे जा रही है, माइनस में जीडीपी हमारे जा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होते हैं सरकार के ऊपर, और सरकार के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक पे भी होते हैं, क्योंकि पैसे का सर्कुलेशन, पैसे को मार्केट में पहुंचाना, उस पैसे को पूर्ति करना, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की भी बनती है। उन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे, किस तरीके से चीजों को यहां पर पहुंचाया जाएगा। हम बात करेंगे कैसे आरबीआई यहां पर काम करता है, एक आम जन जीवन के साथ साथ हमारे उद्योग जगत में कैसे काम करता है, उन सब पर आज हम बात करेंगे। क्या है आरबीआई, आइए चर्चा करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। इसका रिकमेंड किसने किया, क्या जरूरत पड़ेगी हमें आरबीआई को बनाने के लिए, ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि हमें यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करनी पड़ी, क्या रहा होगा रीजन, ऐसा क्या
औचित्य रहा था जिसके कारण हमें यहां पर आरबीआई की स्थापना करनी पड़ी थी। क्यों हमें करना पड़ा था आरबीआई की स्थापना, हमें इस पे भी चर्चा करनी है। अगर हुआ था तो उसके बाद क्या क्या इसके अंदर चेंजेस लाए गए थे उस पर भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। क्या था रीजन? अगर मैं आपसे सबसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताइए कि भारत के पहले बैंक का नाम क्या था, भारत के पहले बैंक का नाम क्या था? मैं जानना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं सेशन में, फटाफट मुझे भारत के पहले बैंक का नाम बताइए। भारत के पहले बैंक का नाम क्या था? कोई बताना चाह रहा है भारत के पहले बैंक का नाम क्या था? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जी हां गाइस, सुना होगा आप लोगों ने, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में आपका खोला गया था, या उसको ओपन किया गया था। ये बैंक चल नहीं पाया, बैंक डूब गया था। ऐसे कई सारे बैंक थे हमारे देश के अंदर जो जो खुले बंद हो गए, खुले बंद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताइए कि देश में बैंकों का बंद होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए अच्छा है या खराब है? अगर कोई भी बैंक डूबता है, क्या देश के लिए अच्छा है या खराब है? मैं आज सबसे जानना चाहता हूं। जी हां, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल सही कहा आप सबने, जो 1770 में आपका स्टैब्लिश हुआ था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने इसको यहां पर खोला था। यहां पर मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है, आज सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि देश में अगर बैंकों को बंद हो रहा है, क्या देश के लिए अच्छा है, खराब है? एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी यहां पर, देश की अर्थव्यवस्था को भी यहां पर नुकसान पहुंचाता है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के साथ बात करेंगे, और इन सब को देखते हुए एक कमीशन सेटअप करा गया। उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। इस कमीशन का कहना है कि अगर आपको देश के बैंकों को बचाना है, इफ यू लाइक टू सेव अवर बैंकिंग सिस्टम, अगर आपके देश को बैंकिंग सिस्टम को बचाना है तो उसके लिए एक सेंट्रल बैंक, या फिर यह कहा जाए एक केंद्रीय बैंक का होना जरूरी है। जी हां, इसको कहा जाता है रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। जी हां, इसी आयोग से, या फिर यह कहा जाए इसी आयोग से आरबीआई की स्थापना हुई। इसी आयोग से देश में मुद्रा का संचालन किया गया। इसी आयोग से एक तरीके से देश में इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए ये तमाम चीजें की गई। जी हां, इसी आयोग के कहने पर ही आरबीआई को बनाना पड़ा। और आरबीआई हमारा स्टैब्लिश कब हुआ, ये डेट भी जाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 पर, 1 अप्रैल 1935 पर हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आपका स्टैब्लिश हुआ, जो किस कानून के तहत बनाया गया था? 1934 आरबीआई एक्ट के तहत यहां पर बनाया गया था। उस समय ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी भारत के अंदर जो रूल कर रही थी, उन्होंने यहां पर आरबीआई की स्थापना की। बात आगे भी करेंगे इन सब के बारे में। जी हां, बात आगे भी करेंगे इन सब के बारे में। 1937 में क्या हुआ था इसको भी थोड़ा समझेगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर गया था। शिफ्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफर हो गया था। मतलब 1937 तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे था? तो ध्यान रखिएगा, कैलकाटा में था। इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा से मुंबई इसको शिफ्ट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। कैलकाटा से मुंबई इसका हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया था, इसको समझेगा। और 1949 में क्या हुआ था? आरबीआई नेशनलाइज किया गया था। ये तमाम पहलू हैं आरबीआई की स्थापना करने तक, ये तमाम पहलू हैं जो कहीं ना कहीं आरबीआई को किस तरीके से यहां पर किया गया था। कहा यह भी जाता है कि आरबीआई दो कंट्री का सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रहा था। किस किस का था? एक था पाकिस्तान और दूसरा था बर्मा। पाकिस्तान और बर्मा जो म्यांमार हो चुका है, उन दो देशों के लिए एक केंद्रीय बैंक की तरह यहां पर काम कर रहा था। ओके प्रवीण, चलिए जी। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है, जी हां, कलकत्ता से मुंबई इसको शिफ्ट कर दिया गया था। इसके साथ साथ 1949 में आरबीआई क्या हो गया था? नेशनलाइज कर दिया गया था। ये कुछ तारीखें हैं जिस तारीखों के आधार पर आप चीज को समझ सकते हैं। 1934 में
एक्ट बना, 35 में स्टैब्लिश हुआ, 37 में कलकत्ता से बॉम्बे चला गया और 49 में ये क्या हो गया, नेशनलाइज हो गया। इसका कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अधीन आ गया ऐसे ऑटोनोमस बॉडी। ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। आइए बात करते हैं आगे। ये वो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि कब ये बना, कैसे बना, किस कानून के तहत ये आरबीआई बना, उन सब के बारे में चीजें दे रखी हैं। जी हां, 1935 में 34 में ये तमाम कंडीशन है। इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया कलकत्ता से मुंबई, यहां पर इसको भेजा गया था। इसके साथ साथ 49 में क्या हो गया, नेशनलाइज हो गया या देश को समर्पित कर दिया गया। ये तमाम चीजें हैं आरबीआई के बारे में। अब इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय रिजर्व बैंक जो स्टैब्लिश किया गया था हमारे अलग अलग उसके अंदर, उसके लेते हुए अगर हम और चीजों पर बात करते हैं और इस पे अगर बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक का ऑफिस कहां कहां पे है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। जी हां, ऑफिसेस या हिंदी में बोले कार्यालय, तो उसका आप जानते हैं कि इसका हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में है इसका हेड ऑफिस। जी हां, मुंबई में हेड ऑफिस है। इसके साथ साथ 4 लोकल बोर्ड ऑफिस हैं जो अलग अलग रीजन में हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो यहां पर आरबीआई के एक तरीके से लोकल बोर्ड ऑफिस है। इनके काम क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ 27 क्या है, रीजनल ऑफिस हैं आरबीआई के, ध्यान रखिएगा 27 हैं आरबीआई के रीजनल ऑफिस और 4 हैं सब ऑफिस, मतलब लगभग 31 ये आपके अदर ऑफिस की कैटेगरी में आता है। 4 ये है और एक मुंबई हेडक्वार्टर है। ये समझेगा, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। आपको मैप में दिख रहा होगा, ये तमाम दिख रहे हैं जहां पर आरबीआई के ऑफिस यहां पर बने हुए हैं। क्या काम है इन सबका, रीजनल ऑफिस का काम क्या होता है, अदर ऑफिस का काम क्या होता है, लोकल बोर्ड ऑफिस का काम क्या होता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, कैसे सुधारा गया है, किस तरीके से उसको इंप्रूव किया गया है, उन तमाम चीजों पर हम यहां पर बात करने जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। जी हां, क्या क्या कंडीशन है, आइए बात करते हैं रिजर्व बैंक के। और भी कुछ चीजें हैं और भी कई सारे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। लोकल बोर्ड के ऑफिस जो होते हैं, जो एक तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इनको डिजाइन किया गया है। रीजनल ऑफिस का काम क्या होता है, इनका काम होता है राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर एक रीजनल ऑफिस बनाना और वहां से उस स्टेट के जितने भी बैंक्स हैं उनको ओवरलुक करना या उनको देखना, यह काम होता है रीजनल ऑफिसों का। सब ऑफिस का काम क्या है, जैसे सब ऑफिस कहां मिलेगा, यूपी की बात करें तो एक सब ऑफिस कहां मिलेगा, लखनऊ में क्या है आपका सब ऑफिस है, लखनऊ में सब ऑफिस है, कानपुर क्या है, रीजनल ऑफिस है। तो इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको देश की अर्थव्यवस्था के अंदर कैसे संभालना है, उन सब के बारे में यहां पर दे रखा है। ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में हम यहां पर आप सबसे बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये जान बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक कमेटी बनती है एसीसी, इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट बाय कैबिनेट कमेटी, इसको नोट कर लो, ये कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट बाय कैबिनेट कमेटी, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो हेड होते हैं और वो यहां पर गवर्नर, डेप्टी गवर्नर, ईडी तक ये तमाम जितने भी पद होते हैं, जितने भी पोस्ट होते हैं, उनके द्वारा यहां पर इनको चुना जाता है या उनके द्वारा यहां पर उनको सिलेक्शन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एज पर आरबीआई एक्ट 34 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अ पावर टू गवर्न बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके जरिए उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब का अपॉइंटमेंट यहां पर करती है। इस सब के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और क्या फंक्शन है इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आरबीआई का काम क्या है उस पर बात करेंगे। अब बात आती है कि इसके हेड कौन है। आप जानते हैं गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। जी हां, शक्तिकांत दास इस समय आरबीआई के क्या हैं, आप जानते हैं गवर्नर हैं और 2018 से 2018 से अभी तक गवर्नर बने हुए हैं
और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। 25वें गवर्नर हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के 25 गवर्नर हैं। वैसे मैंने कहा कि डेप्टी गवर्नर 4 होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 3 हैं। क्या क्या नाम है? बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और एमडी पात्रा, माइकल डी पात्रा के नाम से कहा गया है। ये 3 डेप्टी गवर्नर है, होते 4 हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस समय सिर्फ 3 हैं, लेकिन होते 4 हैं। मतलब एक पोस्ट जो है वो क्या है? आपकी खाली है, वैकेंट है, खाली है पोस्ट। एनएस विश्वनाथन थे जो रिटायर हो गए थे 31 मार्च में। विश्वनाथन से पहले थे, उसके बाद यहां पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है। जी हां, एन विश्वनाथन थे, इससे पहले आरबीआई के डेप्टी गवर्नर थे जो रिटायर हो गए थे आपके 31 मार्च 2020 में इनका रिटायरमेंट हो गया था। तो कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल पात्र को बनाया गया है आरबीआई डेप्टी गवर्नर बनाया गया है। 4 होते हैं। तो अब 4 की जब बात आती है, यहां पर हम 4 की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब हम यहां पे 4 की बात करते हैं तो यहां पर चौथी की पोस्ट खाली है। आपको क्या करना है ये समझिएगा। आपको यहां पर समझ आएगा खाली है, 4 होते हैं लेकिन इस समय आपको 3 दिख रहे हैं, इसको समझिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहता हूं कि भारत के पहले गवर्नर का नाम क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। हु द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करते हैं तो पहले गवर्नर आरबीआई का कौन है? वो है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं आरबीआई के पहले गवर्नर। नोट कर लीजिए इसको। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम क्या है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, आरबीआई के पहले गवर्नर है। सेकंड गवर्नर कौन है? सर जेम्स ब्रेड टेलर, ये सेकंड गवर्नर रह चुके हैं। सीडी देशमुख, नोट करते रहो, ये पहले 3 गवर्नर रह चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर। जी हां, सीडी देशमुख के बारे में जब बात करते हैं, सीडी देशमुख, ही द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई हु हैड बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, और ऐसे पहले गवर्नर जो बाद में क्या बने थे? फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। अगर क्वेश्चन आपका आता है यहां पर, क्वेश्चन अगर आपका यहां पर आता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैं बात कहना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब पहले ऐसे गवर्नर जो बाद में क्या बने थे? फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, वो है सीडी देशमुख। मनमोहन सिंह ऑल्सो द गवर्नर एज वेल एज द फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन जब पहले की बात आएगी तो पहला नाम किसका होगा? सीडी देशमुख का। एक और बात बताना चाहता हूं यहां पे, एक और बात बताना चाहता हूं देशमुख के बारे में, कि देशमुख इज अ ग्रैंड फादर ऑफ रितेश देशमुख। जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर हैं रितेश देशमुख हैं, उनके ग्रैंड फादर भी हैं आपके, किसके? रितेश देशमुख के। ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। ये गवर्निंग बॉडी के बारे में हम बात करें, कौन कौन गवर्निंग बॉडी यहां पर होते हैं, एंड दैट्स दीज आर द अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आरबीआई के गवर्नर हो, डेप्टी गवर्नर, उनको अपॉइंट कौन करता है? यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आप सबसे यहां पर बातचीत की। इसके साथ साथ और भी पोस्ट है यहां पर, जैसे मैंने कहा 4 लोकल बोर्ड मेंबर्स हैं, गवर्नर और 4 डेप्टी गवर्नर्स आपके होते हैं। इसके साथ साथ 4 लोकल बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि लोकल बोर्ड मेंबर्स की सीटिंग कहां थी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इनकी यहां पर सीटिंग थी। इसके साथ साथ अगली मैं जब बात करता हूं तो 10 डायरेक्टर हैं यहां पे, विच अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, एक तो गवर्नर हो गया, दूसरा 4 क्या हो गए आपके? 4 यहां पर क्या हो गए आपके? डेप्टी गवर्नर हो गए हैं। इसके साथ साथ कुछ 10 डायरेक्टर्स हैं आरबीआई से, जिनको अपॉइंट कौन करता? भारत सरकार करती है। इसके साथ साथ 4 मेंबर हैं लोकल बोर्ड के। अगर क्लियर हो रहा है तो लाइक और शेयर कर दो यहां पे फटाफट सभी लोग जितने भी जुड़ गए, क्योंकि अब आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। अब तो हम आरबीआई की रूपरेखा डिजाइन कर रहे थे, हम यह चर्चा कर रहे थे कि आरबीआई में कौन होता है, कौन मेंबर है, कौन गवर्नर है, पहला गवर्नर कौन था, इन सब के बारे में। जो अगली चर्चा होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, वो है भारतीय रिजर्व बैंक के फंक्शन। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं,
आप लोग कमेंट में बताइए कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या हैं, आपके हिसाब से फंक्शन क्या क्या हैं, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के फंक्शन कहां क्या क्या हैं, उन सब के बारे में आपसे बताना चाहता हूं। कृष्ण मिश्रा, ईपीएफओ में मिलेगा मेरा वीडियो, ठीक है, ईपीएफओ में आपको मेरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलो जी, शेड्यूल मेरा वीकली क्लासेस होती हैं अड्डा पे, ठीक है। फ्राइडे को इन्फ्लेशन पढ़ाया था मैंने, ठीक है, देख लीजिएगा। सॉरी, संडे को इन्फ्लेशन पढ़ाया था। सो गाइस, मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से, आज मैं ऐसी चीज बताना चाह रहा हूं कि आरबीआई आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कभी भूलोगे नहीं आरबीआई, मैं लिख के आपको दे रहा हूं आरबीआई, और ऐसा आरबीआई आपने कभी कहीं नहीं पढ़ा होगा। देश के लिए, हमारे लिए, हमने आरबीआई को सिर्फ बैंकों को जोड़कर रखा है, सिर्फ बैंक तक समझते हैं। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से आरबीआई के और क्या फंक्शन, मनी सप्लाई, शुभम का यहां पर आंसर आया है मनी सप्लाई, प्रवीण का मॉनेटरी पॉलिसी, बाकी लोगों का आंसर क्या है फटाफट बताइए मेरे को, मैं जानना चाहता हूं बाकी लोगों का आंसर क्या है। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ओके ओके, बाकी लोगों का फटाफट आंसर बताइए। 3 आंसर आ चुके हैं, मैं बाकी लोगों के आंसर जानना चाहता हूं, मैं तो बता ही दूंगा आप लोगों को, मैं आप लोगों का आंसर जानना चाहता हूं। प्रिंटिंग न्यू नोट्स, ओके वेरी गुड। इश्यू ऑफ करेंसी, गुड जसवंत, गुड गुड। और बताइए, देखो लाइक और शेयर करते रहो यार, लाइक और शेयर करो भाई, लोगों को लाइक और शेयर भेजो फटाफट, उनसे उससे कहो कि लाइक और शेयर करो। इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं, एक ऐसी चीज समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा ना कि कभी भूलोगे नहीं। बैंकर्स ऑफ द बैंक, ओके, कस्टोडियन, ओके, कस्टोडियन रेगुलेशन मनी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, स्नेह, वेरी गुड, पीस, पीस, व्हाट इज एक्चुअल नेम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा भाई, यहाँ पे तो फटाफट आंसर पे आंसर आ जा रहे हैं, यहाँ पे जबरदस्त आंसर लोगों के आ रहे हैं। चलिए, बेहतरीन बेहतरीन जबरदस्त यहाँ पे लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं फंक्शंस, ये रहे आरबीआई के मेन फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी, अभी मैं बात करूंगा, सब पर मैं बात करूंगा, उन सब पर। प्रवीण बहुत बढ़िया भाई, तुम तो राजा हो। इश्यू ऑफ करेंसी, मैनेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, bankers to the bank, bankers to the government, regulate, supervise the financial system, lender of last resort और डेवलपमेंट रोल, ये 8 फंक्शन है, समझ जाओ। ओके जी, ये 8 फंक्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, जिनके बारे में बात करूंगा मैं आज। मैं ऐसी बात करूंगा जो आपको कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ के अंदर, पहले समझ लो, इकोनॉमिक्स समझनी है तो पहले अपने आप को जोड़ के चलो। अगर अर्थव्यवस्था को समझना है तो उसको यहां पर जोड़ के चलो, आपको चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। फिर कह रहा हूं, अपने आप से लेके चलना, तब चीजें और आसान लगेगी। किताबों से हट जाओ, किताबों से हट जाओ, अलग उससे हट जाओ, सिर्फ उस पर ध्यान देना कि आरबीआई हमसे क्या लिंक करती है। मैं फिर कह रहा हूं, हमसे मतलब आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, हमारा इसमें रोल क्या है, इस देश की अर्थव्यवस्था में भी हमारा रोल है, आरबीआई का भी कंट्रोल है, लेकिन आरबीआई भी लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है। किसके लिए पॉलिसी बनाती है? देश के लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है। उन सब के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो फटाफट भाई लाइक और शेयर करते चलो, लाइक और शेयर करते चलो भाई, फटाफट सभी लोग, ठीक है, लाइक और शेयर करो, क्योंकि शुरुआत करने जा रहा हूं। पहला फंक्शन हिंदी में लिखा हो गया है, जिनको हिंदी में समस्या, इनको इंग्लिश समस्या है, उनके लिए हिंदी में लिखा है। मौद्रिक प्राधिकरण, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, बैंकर्स का बैंकर, सरकार का बैंकर, वित्तीय प्रणाली नियामक और पर्यवेक्षक, अंतिम उपाय का ऋणदाता और विकासात्मक भूमिका। आइए बात करते हैं पहला फंक्शन है टू फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी। पहला फंक्शन है मॉनेटरी, इसको हिंदी में क्या बोलता हूं मैं? मौद्रिक नीति। सुना तो होगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से है, भाई ये बताओ, ये मॉनेटरी पॉलिसी साल में कितनी बार आती है? फटाफट मुझे कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो मुझे कि मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी साल में कितनी बार आती है? साल में कितनी बार आती है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं।
मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से जो सेशन जुड़ गए भाई लोगों, फटाफट बताओ कि मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी साल में कितनी बार आती है। बताइए 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 फटाफट। जी हाँ, इट्स बाई मंथली। बाई मंथली मतलब होता है 6 टाइम्स इन अ ईयर। साल में 6 बार, ध्यान रखिएगा, साल में 6 बार, 6 बार, 6 बार, 6 बार, मतलब हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी के रेट को रिवाइज किया जाता है। अब इस मॉनेटरी का असर क्या है इसको भी समझिएगा। साल में 6 बार आती है, इसका मतलब यह है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी को यहां पर रखा आपका जाता है, साल में बाय मॉनेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाय मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मैं मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगा आपको। बेसिक क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का वो मैं आपको बताऊंगा। इसे हम क्या बोलते हैं, बाय मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से कहा जाता है। तो साल में 6 बार आपकी आती है मॉनेटरी पॉलिसी। इसका काम क्या है, इसका काम है बाजार में, मार्केट में मूल्य निर्धारण करना, प्राइस को स्टेबल करना, और ताकि विकास है वो ना रुके। कैसे, ये इतना बड़ा शब्द एक लाइन में खत्म हो गया, मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी while कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ। कैसे समझाया जाएगा इसको, इसको समझने के लिए मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा धैर्य के साथ समझेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपने वर्ड वर्ड सुना होगा रेपो रेट। रेपो रेट सुना है, सबने सुना है। हैव यू हर्ड द रेपो रेट? क्या आपने रेपो रेट सुना है, रेपो दर सुना है सबने? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपने सबने रेपो रेट सुना है तो मुझे फटाफट बता दो। बोलो 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 फटाफट बताओ, सुना है रेपो रेट आप सबने? जी हाँ, रेपो रेट तो सुना होगा सबने। रेपो रेट क्या होता है, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, रेपो रेट में दो कंडीशन होती हैं, ये आप सब जानते हैं। या तो रेपो रेट बढ़ेगा या फिर रेपो रेट क्या होगा, कम होगा। यही होता है ना, या तो रेपो की दर बढ़ेगी या तो रेपो की दर कम होती है, यही होता है, या फिर जैसे चल रहा चलता रहेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, आरबीआई रेपो की दर बढ़ाती कब है और रेपो की दर कम कब करती है? बोलो, रेपो की रेट बढ़ाती कब है और रेपो की रेट कम कब करती है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। समझ आएगा, रेपो की रेट कब बढ़ाती है, मतलब अगर आरबीआई, समझिएगा बहुत बेसिक चीज है, जब बाजार में पैसा ज्यादा हो, जब मनी या फिर लिक्विडिटी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, लिक्विडिटी अगर बाजार में ज्यादा हो जाए तभी बढ़ाती है। और अगर बाजार में लिक्विडिटी लेस हो, अगर लिक्विडिटी क्या हो जाए, लेस हो, तो वो क्या करती है, यहां पर मनी फ्लो को यहां पर क्या करती है, वो कम करती है। यही होता है, बेसिक सा समझिएगा। रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट होता है जो बैंक आरबीआई को लोन देता है, जो बैंक, सॉरी, आरबीआई बैंक को लोन देता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं हम किससे लोन लेते हैं, हम किससे लोन लेते हैं, समझिएगा बात को, वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, और बैंक किससे लेती है, आरबीआई से। तो अगर बाजार में पैसा, मुद्रा का प्रभाव या पैसा ज्यादा जा रहा है, पैसा ज्यादा हो रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेट को बढ़ा देगा। कैसे समझना, कैसे समझना, मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मान लो आपकी ईएमआई, जो ईएमआई है वो मान लेता हूं, वो लगभग मान लेता हूं 2,000 रुपए, 2,000 रुपए आपकी ईएमआई है। ठीक है, इसको समझना, आसानी से समझ में आ जाएगा। आपकी ईएमआई कितनी है, 2,000 रुपए आपकी ईएमआई है मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि रेपो रेट बढ़ता है, इसका मतलब यह है जो पहले आप 2,000 दे रहे थे, अब आप 2,200 रुपए दे रहे हो, मतलब आपकी जेब से 200 रुपए क्या हो रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं क्या मानूंगा कि पहले आप 2,000 दे रहे थे, अब आप 2,200 रुपए दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ,
जो पहले आप 2000 दे रहे थे अब आप 2200 दे रहे हो, कि आपकी जेब से कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो रहा है, 200 रुपए ज्यादा जा रहे हैं। ज्यादा जाने मतलब ये कि आपको उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देना पड़ रहा है, यही तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात, यहां पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अगर यहां पर रेट, यहां पर या फिर ये कहा जाए कि पैसे का प्रभाव बाजार में कम है, उस केस में आरबीआई क्या करता है, रेट को कम कर देता है। जैसे जो आप पहले ईएमआई 2000 दे रहे थे, अब आपकी ईएमआई मान लेते 1800 रुपए हो गई। मतलब अगर लोगों का पैसा नहीं पहुंच रहा, पैसा पहुंचाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, जो पहले आपका पहले 2000 दे रहे थे अब आप 1800 दे रहे हो, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं 200 रुपए आपका पहुंच रहे हैं, ताकि मार्केट में मनी फ्लो बढ़े और आप चीजों को खरीदना शुरू कर दें। मेरी बात समझेगा, ये जितनी भी चीजें यहां पर होती हैं जिसके जरिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बेसिक सा काम है, आरबीआई यही करती है, रेट को बढ़ाती है। चलो मैं दोबारा बता देता हूं, रेट को बढ़ाती है या फिर रेट को कम करती है, इसको समझना। मान लो बाजार आपकी जो इंस्टॉलमेंट है 2000 रुपए, ठीक है, आदमी को लगा कि मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई जो बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल करेगा, वो रेट को बढ़ा देगा। तो जब रेट बढ़ेगा तो आपके इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आजकल जितने भी लिंक लोन है वो सारे रेपो रेट लिंक लोन है, इसको समझेगा। इसमें क्या होगा, जो पहले 2000 दे, 2200 दे रहे हो, तो 2000 से 2200 दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जेब से 200 रुपए ज्यादा जा रहे नहीं जा रहे हैं, मुझे ये बताओ कि आपकी जेब से 200 रुपए ज्यादा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जा ही रहे होंगे भाई। पहले 2000 दे थे, अब आप अपना खर्चा कम करोगे, मतलब खर्चा मतलब ये है कि मनी फ्लो मार्केट में कम करो, क्योंकि आपकी ईएमआई 2000 से 2200 हो गई है, तो अब आप यहां पे खर्चा कम करोगे। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, दूसरी बात क्या है यहां पे, दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जब हमने मनी फ्लो की बारे में बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं मनी फ्लो की बात कर रहे हैं यहां पर, तो इसको समझना कि पहले 2000 था, अब वो 2000 से हट के कितना हो गया, 1800 हो गया है। जब ये 1800 हो गया है, आरबीआई ने कम क्यों किया, क्योंकि बाजार में पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है इसलिए लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो बाजार में लोग तभी खरीदेंगे जब उनको पैसा पहुंचेगा। भाई आप भी तभी सामान खरीदते हो जब आपके पास पैसा पहुंचेगा। तो आपको पैसा पहुंचाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। जब रेपो रेट कम हो गया, तो जो पहले आप 2000 दे रहे थे बैंक को, अब आप 1800, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसको ऐसे मत समझना, इसको प्रैक्टिकल समझो कि जब पैसा कम है बाजार में, तो उसको पैसे को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, यहां पर रेट कम कर दिया। अब क्या होगा, जो पहले 2000 दे रहे थे बैंक को, अब आप यहां पर 1800 दे रहे हो। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आपके पास 200 रुपए क्या हो रहे हैं, सरप्लस सोच रहा है। उस 200 रुपए आप क्या करोगे, खरीदारी करोगे, सामान लोगे, इसका मतलब वो पैसा बाजार में जाएगा। मतलब इसको समझेगा, मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, बाजार में मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, हाउ टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट। मैं भी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को ऊपर ही बता रहा हूं, ठीक है। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी, मैं सिर्फ फंक्शन बता रहा हूं, उस फंक्शन में क्या छिपी हुई, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बाद में पढ़ाऊंगा आपको मैं। अभी मैं क्या समझा रहा हूं उसको थोड़ा समझिएगा। क्या क्लियर है सबको यहाँ पे, यस या नो? समझ में आ रहा है? ये बेसिक सा फंक्शन है जो बैंक भी इस्तेमाल करता है, आरबीआई भी इस्तेमाल करता है, और किस तरीके से चीजों को बाजार में दिखाया जाता है, वो तमाम चीजें हैं। बोलो क्लियर है यहाँ पे सबको? बताओ तो फटाफट, क्लियर है, यस या नो? बोलिए बोलिए, क्लियर है सबको? अभी मैं बात करूंगा, मैं अभी करेंसी पे भी आऊंगा, पल्लवी आई विल डेफिनेटली कम टू द करेंसी ऑल्सो। अभी मैं बात कर रहा हूं मॉनेटरी। अभी आप ये पॉइंट क्लियर हो गए सबको, फिर मैं आगे बात करता हूं। मैं आगे भी बात करूंगा, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने लोग जुड़े हुए सेशन से, क्या उन लोगों को क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो हम बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी का पैसे को कंट्रोल करना, बाजार में पैसा कम है ज्यादा है, ये चीजें कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है,
अगला फंक्शन क्या है समझना। इश्यू ऑफ करेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रा जारी करता। क्या कह रहा है, मुद्रा जारी करता। ठीक है, ये आरबीआई का काम होता है कि जो करेंसी हम बाजार में भेजते हैं वो करेंसी फिट है या नहीं फिट है, ये आरबीआई का काम है। या फिर पब्लिक के पास एडुकेट क्वांटिटी सप्लाई करेंसी पहुंच रही है, कॉइन्स पहुंच रहे हैं, वो भी गुड क्वालिटी में, ये सारा काम जो है आरबीआई का काम है। इसको भी समझिएगा। मोनिका जायसवाल, आपको समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया मोनिका जायसवाल आपको? देखो लाइक और शेयर करते चलो भाई लोगों, लाइक और शेयर करते चलो, लाइक और शेयर करते चलो सभी लोग। मोनिका आपको समझ में क्या नहीं आया? ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना। पैसा छापना, पैसे को देखना कि मार्केट में पैसे की कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से आरबीआई नोट छापता है। उसी हिसाब से मतलब भारत सरकार और आरबीआई दोनों का काम होता है कि नोटों को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, अब थोड़ा समझ, बेसिक चीज समझना आज सभी लोग, ये ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट और सेंट्रल ऑफिस, ये डिपार्टमेंट है आरबीआई का, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन आ सकता है आपके अंदर कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो करेंसी देखता है आरबीआई में, वो है करेंसी मैनेजमेंट और करेंसी मैनेजमेंट है, इसको हम यहाँ पर डिपार्टमेंट करेंसी मैनेजमेंट बोलते हैं, जो मुंबई में स्थित है। ये करेंसी का मैनेज देखता है कि कहाँ पर करेंसी ज्यादा है, कहाँ पर कम है, इन सब का जो है आरबीआई का। आपको याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था आरबीआई एक्ट 1934, याद करिए 1934 आरबीआई एक्ट पढ़ाया था। उसी के सेक्शन 22 में आरबीआई को राइट है बैंक नोट्स को इशू करने के लिए, उसी के तहत आरबीआई को राइट है बैंक नोट को इशू करने के लिए, ये आरबीआई के पास, उसके पास खुद का राइट है। थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये जो नोट हैं, ठीक है, नोट छापने के लिए कम से कम एक मिनिमम, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आप सबके लिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। इसे हम क्या बोलते हैं, एमआरएस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमआरएस। समझिएगा थोड़ी देर के लिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा आप सबको क्या बोलते हैं इसको। एमआरएस के नाम से इसको यहां पर कहा जाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से कहा गया है। जो कितना होता है आपका, 200 करोड़ होता है, 200 करोड़ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से यहां पर कहा आपका जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका रेशियो क्या होता है, 115 करोड़ क्या होना चाहिए गोल्ड, ठीक है, 115 करोड़ गोल्ड, और 85 करोड़ क्या होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तभी आरबीआई नोटों को छाप सकता है। ये कम से कम होगा तभी आरबीआई नोट्स को इशू कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इस रेशियो पर होगा तभी आरबीआई यहां पे नोट्स को इशू कर सकता है। क्लियर है? अब बात यहां पर आती है, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, 200 करोड़ का है, आई होप इतना क्लियर है। अगली बात जो आती है, ये नोट छापे कहां जाते हैं, मतलब जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बैंक नोट। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सही कर दे रहा हूं इसको। जी हाँ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बैंक नोट प्रेस बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बैंक नोट प्रेस बोलते हैं। क्या मुझे बताना चाहेंगे कि बैंक के नोट छापे कहां जाते हैं? ये 4 जगह हैं जहां पर बैंक के नोट छापे जाते हैं। ये मिनिमम चीजें हैं, आरबीआई नोट तभी छापेगा जब उसके पास ये 3 कंडीशन फुलफिल करेगा। 200 करोड़ रुपए होगा, मिनिमम कह रहा हूं, कम से कम होगा तभी। कितना छाप सकता है वो बात अलग है, लेकिन कम से कम इतना होगा तभी आरबीआई नोट छाप सकता है। बैंक नोट प्रेस, मैं फिर कह रहा हूं, बैंक नोट प्रेस बोलते हैं जहां पर आरबीआई नोट छापता है। फटाफट कमेंट बॉक्स से मुझे बताइए कि बैंक नोट कहां कहां छापता है। देवास, पीस का आंसर आया है देवास का, बाकी का आंसर क्या है, बाकी लोगों का आंसर क्या है मैं जानना चाहता हूं। देवास, देवास, नासिक, देवास, सालमुनी, मैसूर, बिल्कुल सानिया सिंह का आंसर बिल्कुल बेहतरीन है, उन्होंने 4 बता दिया। चलिए, मैं नासिक, देवास, एक सेकंड रुकेगा, ठीक है, सही करो स्पेलिंग उसकी, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। भाई लाइक को शेयर करते चलो यार, सब लोग लाइक को शेयर करते चलो। पुणे में नहीं है भाई, पुणे में नहीं है, पुणे में नहीं छपते हैं नोट, ठीक है।
तो नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में है। देवास कहां पर है? एमपी में है। मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में है। सालबोनी कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तमाम नोट्स आपके इन 4 जगह छापे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा क्वेश्चन अभी आएगा। मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे बैंकों तक, अच्छा ये मुझे एक चीज बताओ, आप सभी लोग, आप लोग पैसा किससे निकालते हो? आप लोग पैसा विड्रॉल कहां से करते हो? जितने भी लोग यहां पे जुड़ चुके हैं, ठीक है, मैं सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए, आप लोग, यू ऑल आर द पीपुल, आप लोग बैंक से पैसे निकालते हैं? बैंक के एटीएम से या बैंक से पैसे निकालते हैं? यस और नो बताओ मुझे, क्या आप लोग सभी लोग बैंक से पैसे निकालते हैं? हाँ या ना? तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, आप एटीएम और बैंक के होते हैं, ये पैसा बैंक तक पहुंचता कैसे है? भाई ये तो हम समझ गए कि ठीक है, बैंक के एटीएम से बैंक की ब्रांच पे जाके पैसा निकालते हैं, यही प्रोसेस होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बैंक तक पैसा पहुंचता कैसे है? सानिया सिंह का आंसर आ रहा है, करेंसी चेस्ट, बिल्कुल बेहतरीन सानिया सिंह का। लेकिन अभी एक एक हडल और रह गया सानिया जी, एक हडल और रह गया है। बाकी लोगों ने जो आंसर दिया है, मैं बाकी सबसे जानना चाहता हूं कि भाई बैंक पे पैसा पहुंचता कैसे है। अभी एक और रह गया सानिया, एक स्टेप और रह गया, आप एक स्टेप स्किप कर गए हो। लेकिन आंसर बेहतरीन दिया है आपने, जबरदस्त आंसर दिया है आप सबने। करेंसी चेस्ट ओके, लेकिन सानिया एक स्टेप और, आपने आंसर बेहतरीन दिया, फटाफट बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज बताता हूं कि पैसा आप तक पहुंचता कैसे है। जी हाँ, ये वही पैसा होता है जो पैसा हम तक कैसे पहुंचता है, इसको समझना। ये 4 जगह नोट छापे जाते हैं, नासिक, देवास, मैसूर, सालमुनी। ये क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है, अब आगे समझना कि पैसा लोगों तक, हमारे तक कैसे पहुंचता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये पैसा पहुंचता कैसे? यहां से पैसा जाता, अभी मैंने आपको लिखवाया था रीजनल ऑफिस, वेट 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 एवरीवन, वेट एवरीवन, रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई कितने हैं? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, पैसा आज आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं चीजें क्लियर, डाउट क्लियर करके जाऊंगा आज आपके, ठीक है? कितने रीजनल ऑफिस हैं? 27 रीजनल ऑफिस है हमारे, ये ध्यान रखिएगा। नोट छपने के बाद बैंक तक कैसे पहुंचता है? लोगों का कोई सोचेगा कि वैन से आते हैं, गाड़ी, भाई वैन गाड़ी में पैसा आते कहां से हैं, ये समझना। चलो जी, बहुत बढ़िया। छपने के बाद कहां जाता है? आरओ, आरओ मींस रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। या लाइक को शेयर करते चलो भाई लोगों, लाइक को शेयर करते चलो सभी लोग। कितने रीजनल ऑफिस है? अभी लिखवाया 27 आर द रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई, यस या नो? अभी मैंने लिखवाया 27 है आरबीआई के रीजनल ऑफिस हैं, क्लियर है? और उसके बाद, जी हां, उसके बाद ये जाता है करेंसी चेस्ट में, 3975, लगभग 4000, अब थोड़े कम हो गए हैं, करेंसी चेस्ट बोलते हैं हम। और इन करेंसी चेस्ट से बैंकों में जाता, अभी आपको क्लियर करता हूं, अभी आपको क्लियर करता हूं इन सब के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझना। 3900 पे करेंसी चेस्ट के जरिए बैंकों में जाता है। पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ, प्रोसेस समझ में आया, कैसे ये पैसा जाता है? मैं करेंसी चेस्ट आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझ जाओ। डिड यू अंडरस्टैंड द वेयर द notes are, where notes are printing and it reaches to regional office, then it reaches to currency chest, then it reaches finally destination is क्या है? बैंक है। अगर इतना क्लियर हो रहा है तो मुझे बता दो yes या no, फटाफट मुझे, या लाइक को शेयर करते चलो यार। अभी मैं सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, यू हैव टू वेट फॉर ए वाइल, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग जितने जुड़े हुए हैं सेशन से, उन लोगों को ये तमाम चीजें क्लियर हुआ। ये पैसा कैसे पहुंचता, क्या इससे पहले आप लोग जानते थे? डिड यू एवर नो बिफोर? क्या इससे पहले आप लोग इन सब चीजों को जानते थे कि नोट आरबीआई, हम इतना बताया आरबीआई नोट छापता है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन लेकिन ये भी जानना जरूरी कि नोट पहुंचा कैसे हमारे पास भाई। ये तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर है? फटाफट बता दो। क्लियर है? अब आप सुन लो करेंसी चेस्ट के बारे में। ये मैं रफ कर दूं, नोट कर लिया है, इसको मैं रफ कर देता हूं आज सबके लिए। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ह्यूमन क्रिएटर आपको क्लियर नहीं हुआ भैया? क्या क्लियर नहीं हुआ बता दो मुझे जरा एक बार। ह्यूमन क्रिएटर असली नाम क्या है? असली नाम से बताना मुझे अपना। ह्यूमन क्रिएटर तुम्हारा असली नाम क्या है? मैं फिर दोबारा बता दूंगा, मुझे मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है नोटों को छापने के लिए। नोट कैसे पहुंचते हैं? अरे भाई रुक जाओ, अभी सब बताऊंगा। 1 रुपए करेंसी बारे में बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले एक तो बात हो जाए। कोई बात नहीं अर्चना, कोई बात नहीं, ओके। पंकज सिंह, तो पंकज सिंह बताओ गुरु क्या प्रॉब्लम हो गई? चलो तो देखो, ये नोट छापे जाते हैं कहां पर? नासिर देवास माइसो सालबुनी। उसके बाद पैसा कहां पहुंचता है? रीजनल ऑफिस में पहुंचता है। 27 आधे रीजनल ऑफिस है, यहां पहुंचता है। उसके बाद ये करेंसी चेस्ट में आपका जाता है, कितने हैं? उसके बाद बैंकों में जाता है। अब ये करेंसी चेस्ट क्या होते हैं? अब मैं इन सबको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है? आई विल रफ ईच एंड एवरीथिंग। आप जहां भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, भारत के किसी हिस्से में रहते हैं, डजन थिंग, एक डिस्ट्रिक्ट में समझना, एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक बैंक का मतलब जो बड़ा बैंक होता है उन सब का करेंसी चेस्ट होता है। जैसे मैं बात करता हूं एसबीआई, ठीक है, समझना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक करेंसी चेस्ट है, ठीक है? एसबीआई इसका करेंसी चेस्ट है। जैसे मान लेते हैं एसबीआई की ये चेस्ट कहां पर है? दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में ये यहां पे स्थित है आपका, ठीक है? इसको समझना, एसबीआई यहां पर आपका करता है, यहां पर इसको थोड़ा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एसबीआई की ब्रांचें कहां कहां पर हैं? दिल्ली में हो सकता है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हो, पार्लियामेंट के पास हो, ठीक है, कनॉट पैलेस पर हो, ठीक है, कई सारी जगह हैं आपका, हो सकता है और भी जगह हो सकती हैं, लक्ष्मी नगर में हो, ठीक है, और भी कई सारी जगह हो सकती हैं, ठीक है, साउथ ब्लॉक में हो, नॉर्थ ब्लॉक में हो, कहीं भी हो सकती है। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल कह रहा हूं, इसको समझेगा, ये एग्जाम्पल है जिसको बारे में समझाना चाह रहा हूं। स्टेट बैंक, हर बैंक का होता है, स्टेट बैंक एग्जाम्पल है। स्टेट बैंक को पैसा आता है, आपने देखा हो एटीएम की वैन आती है, वो गाड़ियां आती है, गार्ड होता है, वो सारे कहां से आते हैं? करेंसी चेस्ट के थ्रू आते हैं, और वो ब्रांचों में पैसा सप्लाई करते हैं। अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो मुझे बता दो यस या नो। भैया बताते चलो यस या नो क्लियर हो रही हैं फटाफट। देखो बेसिक समझा रहा हूं कैसे पैसा पहुंचता, पैसा ऐसे नहीं पहुंचता है, उसका भी प्रोसेस होता है। रास्ता बता दिया मैंने, पैसे कैसे आता, कहां से आता, कैसे चलता है, सब मैंने प्लानिंग आपको बता दिया देख के मैंने, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट से करेंसी चेस्ट, उसके बाद एसबीआई से साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, लक्ष्मी, मतलब एग्जाम्पल है कि कैसे ये पैसा पहुंचता है, ठीक है? शुभम, शुभम फालतू बात नहीं, ठीक है, ठीक है? एसबीआई, डिस्ट्रिक्ट, करेंसी चेस्ट, ये चीजें हैं आपको, इसके बारे में बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर है? ये क्लियर है सबको? पहले मुझे बता दो कि आपको क्लियर हुआ है ये चीज, पैसे कैसे पहुंचता है, पहले इस पे ध्यान दियो। यस या नो? जितने लोग जुड़ गए फटाफट मुझे बता दो यस या नो, मैं आगे बात करता हूं। देखो ये बेसिक चीजें हैं, आरबीआई को सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग मत सोचो, इसके अलावा आरबीआई हमसे, ये मैं वो बता रहा हूं कि आरबीआई हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, हम लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है, मैं उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट, ये प्राइवेट बैंक का देखो सानिया, इस प्राइवेट बैंक का हो सकता है, जैसे आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, इनका भी हो सकता है भाई। दे ऑल कॉमर्शियल बैंक, जितने कॉमर्शियल बैंक होता है उनका सबका होता है,
ठीक है, क्लियर हो गया सबको? दोनों का होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का होता है, ठीक है। अगर क्लियर हो गया बता दो मुझे फटाफट यहां पे, बोलो। ठीक है, आगे बात करें, बोलो, आगे बात करें। चलो जी, क्लियर हो गया सबको? देखो, इसलिए पहले बेसिक से समझो चीजों को, से फंक्शन रटने से काम नहीं होगा, उसको समझना भी जरूरी होता है। आपसे कुछ भी कहीं भी पूछ सकता है आपके बारे में, आरबीआई के बारे में पूछ सकता है। यू शुड नो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसलिए मैं उन चीजों को डिटेल से लेके आ रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आपको कोई ये नहीं कहे पैसा कहां से, आप किसी को बता सकते हो कि मनी आता कहां से, ये तमाम चीजें हैं। ओके, अब किसी ने कहा सर 1 रुपी, देख लो 1 रुपए, 1 रुपए को कौन छापता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपी जो बैंक नोट है उसे कौन छापता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है। यूपीएससी ईपीएफओ, प्राची, यूपीएससी ईपीएफओ आपको मेरी लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको मेरे, ठीक है। चलो जी, 1 रुपी बैंक नोट इश्यू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिग्नेचर बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। क्यों? जब भाई 2 रुपए से लेकर 2000 तक आरबीआई छाप रहा है, तो 1 रुपए में क्यों ऐसा क्या पड़ गया उसको कि 1 रुपए का नोट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापेगी? ऐसा क्या है यार? लाइक और शेयर करो, लोग कम दिख रहे हैं मुझे सेशन पे, मुझे लाइक और लोगों को जोड़ो फटाफट। इतना इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ाता भी नहीं होगा आपको इतना डीप में आके, उससे ऊपर ऊपर पढ़ा देते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ, आपको आपको चीजों को बता रहा हूँ कि चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। चलो जी बताओ फटाफट, 1 रुपी का बैंक नोट आरबीआई क्यों नहीं छापती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों छापती है? मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी इकोनॉमिक्स के नाम से है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, बस तो जुड़ जाओ आप, ठीक है। यूपीएससी इकोनॉमिक्स ग्रुप के नाम से चैनल है, आपको वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बता दो भैया, फटाफट बता दो, 1 रुपी का बैंक नोट आरबीआई क्यों नहीं छापती है? नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं। देखो, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस सबको मैं रफ कर दे रहा हूं, इस सबको मैं रफ कर दे रहा हूं, समझ आए मेरी बात को? अच्छा, मैं एक डेट याद दिला रहा हूं आप लोगों को, 8 नवंबर 2016। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? 8 नवंबर 2016, ये क्या डेट है? इस डेट का मतलब क्या है? इस डेट में क्या हुआ था बताओ जरा मुझे, इस डेट में क्या हुआ था? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, इस डेट में 8 नवंबर 2016 में क्या हुआ था? बताओ बताओ, क्या हुआ था? कुछ याद आ रही है? ये रात, रात के 8 बजे मोदी जी आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि 500, हाँ जी हाँ जी याद आया, और 1000 के नोट को, जो लीगल टेंडर हैं, वर्ड समझना, ये लॉजिकल वर्ड हैं, वी डिस्क्वालिफाइड द लीगल टेंडर of 500, disqualified the legal tender of 500 and 1000 rupees note। ये तो सुना होगा आप सबने, हाँ या ना? 500 और 1000 के लीगल टेंडर, मैं फिर कह रहा हूं, लीगल टेंडर, इन सभी नोटों के लीगल टेंडर होते हैं। आपने देखा होगा उन सभी नोटों पे सिग्नेचर होते हैं गवर्नर के, वो लिखता है आई प्रोमिस टू पे द अमाउंट ऑफ, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर सुना है नहीं सुना है मुझे बता दो जरा एक बार फटाफट, यस या नो, फटाफट मुझे।
मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैं लीगल टेंडर की बात करा, देखो मैं इसको समझना। जी हाँ, हुआ था ऐसा, लीगल टेंडर, नोटों के ऊपर लीगल टेंडर सिग्नेचर होते हैं गवर्नर के, और उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दो नए नोट आए, हम जानते हैं दो नए नोट बाजार में लाए गए थे, लेकिन 5, क्योंकि ऐसी 1 रुपी का बैंक नोट का, अब समझना, 1 रुपी का बैंक नोट का जो लीगल टेंडर है, मैं फिर कह रहा हूं, ये नोट, ये बात अपने गांठ में बांध लो, 1 रुपी बैंक नोट इज लीगल टेंडर। 1 रुपी कॉइन जितना भी होता है नोट इश्यू बाई अंडर द करेंसी ऑर्डिनेंस 1940, इश्यू बाय द गवर्नमेंट, इट्स a liability of the government of India। 1 रुपी नोट इज a liability of the government of India। ये आरबीआई के बेसिस में लिखा हुआ एक आंसर है, समझे बात को। 1 रुपए का नोट आरबीआई के अंडर नहीं आता है, वो भारत सरकार के करेंसी ऑर्डिनेंस के अंदर यहां पे रखा गया है। समझ गए? हाँ या ना? मेरी डेली नहीं होती है, मेरा जैसे संडे को हुआ था, अर्चना आप संडे को प्रेजेंट थे, और आज मेरा वेडनेसडे, तो वीक में 2 बार होती क्लासेस। ठीक है, मैं बहुत जल्दी डेली लेके नहीं आऊँ, लेकिन वीक में दिन वीकली मैं 2 बार क्लासेस लेके आऊंगा, लेकिन क्लासेस जो होंगी वो सॉलिड क्लासेस होंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लास्ट क्लास में इन्फ्लेशन में थे, आपको याद होगा। जी हाँ, वीकली होती है क्लासेस, देखो, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा वो सॉलिड होगा, कभी भूलोगे नहीं, कॉन्सेप्ट पर होगा, चीजें होंगी, कभी भूलेंगे नहीं आप। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर हो गया मुझे बता दो एक बार, बता दो क्लियर हो गया सबको यहाँ पर। देखो ये जो चीजें बेसिक चीजें हैं, आपको ये ध्यान सुनना, ये किताबों में भी बहुत सब हवा में चलते रहते हैं, लेकिन बेसिक की नहीं, इसलिए मैंने बेसिक लेकर आया हूँ, उसको गहराई तक समझाने के लिए लेकर आया हूँ, इसलिए मैं ज्यादा हवा में पहले आपसे पूछ रहा हूँ सबसे, अगर क्लियर हो गया सबको, आगे चलें, चलें आगे बात करें। ओके, इसके बारे में बात करूंगा एक। हाँ, ये पहले मैं बात करना चाहता हूँ, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बाकी तो मैं बात करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या कह रहा है? टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक, इसको समझना सभी लोग, थोड़ा धैर्य से, थोड़ा कॉन्फिडेंस से समझना क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं, देखो क्या कह रहा है, टू मेंटेन द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम टू प्रोटेक्ट डिपॉजिट मनी। आरबीआई की जिम्मेदारी होती, जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसको सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आरबीआई की भी बनती है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, आरबीआई की भी यहां पर बनती है। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसको मेंटेन करना, उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा समझिएगा, बेसिक चीजें ये समझ में आ रहा है? मतलब मैंने किसी भी बैंक में जमा किया, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी वित्तीय संस्था है, उसमें अगर मैंने जमा किया हो, उसमें भी अगर मेरा पैसा अगर कहीं अगर मेरा पैसा डूब रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आरबीआई की है, लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप जो पैसा रख रहे हैं वो सुरक्षित है। सिर्फ बैंक ही नहीं, बैंक के साथ साथ तमाम कंपनी, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स कंपनी हो, जहां जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सब के लोगों के पैसों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आरबीआई की भी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझना, हाँ या ना? इसलिए मैं दो फंक्शन स्विच करके तीसरा फंक्शन ले आया हूं, ताकि पहले ये बेसिक समझा दूं आपको। बोलो, क्लियर है? क्या चीजें क्लियर हैं आप सभी लोगों को, हाँ या ना? मुझे बता दो एक बार जरा फटाफट। अरे भाई, क्या हुआ बता दो, समझ में नहीं आया? क्लियर है आप सभी लोगों को? पैसा आपका सुरक्षित के लिए। क्या मैं अगर आपसे मैं कहूं
क्या अगर मैं आपसे एक बात अगर मैं कहना चाहूं, वो बात ये है, मेरी बात समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप सबके लिए, वो ये है कि पैसा आपने बैंक में जमा किया, पैसा आपने बैंक में जमा किया या कहीं जमा किया, वो सुरक्षित है नहीं है, वो आरबीआई की जिम्मेदारी। ठीक है, आपको कुछ ऐसे लोग टकराते होंगे मार्केट में, समझ मेरी बात को, ऐसे लोग टकराए होंगे मार्केट में जो आपसे कहती होंगे कि भाई पैसा जमा करो और तुम 2 दिन में लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। ये सुना होगा, लखपति करोड़पति बन जाओगे, आप पैसा ये लो, आप हमारा सामान परचेस करो, आप हमारा ये खरीदो, किसी और को बेचो और किसी और को बेचे। ये बातें तो आपने सुनी होंगी सबने, हाँ या ना? अगर सुनी है यस या नो बता दो मेरे को एक बार। ये सुना तो होगा आप सबने कि वो लोग कहते हैं कि पैसा यहां जमा करो, पैसा वहां जमा करो, ये सुना तो होगा आप सबने। बोलो बोलो बोलो, सुना तो होगा ना कि पैसा लाइए, इतने दिन में पैसा डबल कर देंगे। ये सुना है आप लोगों ने, ये सुना तो होगा आप सबने कि इतने दिन में लाइए और हम आपका पैसा डबल कर देंगे। एक मूवी देखी है आप लोगों ने, हेरा फेरी? अगर आप लोगों ने हेरा फेरी मूवी देखी है तो मुझे बताओ जरा। जी हाँ, हेरा फेरी देखिए, उसमें क्या था, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा था कुछ चीजें। ये कहीं नहीं है, ये बेवकूफ बनाने की पॉलिसी है, ये कहीं नहीं होता है भाई लोगों, ये ध्यान रखना, ये कहीं नहीं होता है। आरबीआई के सख्त कानून है, वो तमाम कंपनी, समझिए बात को, वो तमाम कंपनी, वो तमाम संस्थाएं या कंपनी जो पब्लिक का पैसा लेते हैं, उन सभी कंपनियों को आरबीआई से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अंडर सेक्शन 45(1) के अंदर अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो आरबीआई से पैसा, जो लोगों से पैसा जमा कराती है, जो लोगों से पैसा जमा कराती है, उन सभी कंपनियों के लिए कंडीशन है, चाहे वो कोई भी हो, इन्वेस्टर्स कंपनी हो, इन्वेस्ट कर रही हो, कोई कंपनी हो, उन सभी कंपनियों के लिए दे रखा है कि इस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने यह भी कह रखा है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और कल को पैसा लेकर भाग जाती है तो आरबीआई उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगा। आरबीआई उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगा। शेयर मार्केट के लिए सेबी होता है, आरबीआई जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपके पैसे को बचाने के लिए, इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि कोई कंपनी चेक करना है कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उसके लिए पोर्टल नाम है सचेत पोर्टल। मान ली कोई बंदा कहता है कि लाओ पैसे जमा करो, तुम्हारे पैसे डबल कर देंगे हम, एक पोर्टल है, उसका नाम क्या है, सचेत पोर्टल है, उस पर चेक करिए कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। जो गलत के पैसे जमा करते हैं उन सबको रोकने के लिए सचेत पोर्टल बनाया गया है। बोलो क्लियर है सबको यहाँ पे? अरे बता दो भाई लोगों, क्लियर है, यस या नो? सेक्शन 45(1) सानिया लिखा गया है, देखो 45(1) आरबीआई 34 के अंदर लिखा गया है तमाम कहानी। क्या आपने ये कभी चीजें सुनी थी आज से पहले? आरबीआई तो आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, क्या ये चीजें सुनी थी आरबीआई के बारे में? बोलो फटाफट, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? बता दो मुझे कोई बार। जी हाँ, सेक्शन, तो कोई भी तुम्हारे पास आता है भाई, ये सिर्फ पढ़ने के साथ साथ नॉलेज अवेयरनेस जरूरी है। बहुत से लोग मिलते हो, टकराते होंगे, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज को समझना, इसलिए चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है? यस या नो? क्लियर है यहाँ पे? हेल स्टॉर्म क्या नहीं हुआ? ठीक है, चलो एक और है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकारों का बैंकर, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो कोई बात नहीं, अगर आपने आज सुन लिया है तो आज आपको क्लियर हो जाएगा इन सब के बारे में, ठीक है जी? चलो जी, यार लाइक और शेयर करते चलो, सभी लोग लाइक और शेयर करो भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हम लेकर आए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, डाउट्स क्लियर होते चले जाएं, ठीक है? अगला है सरकार का बैंकर, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन सबके लिए बैंकर बनाया गया है। कौन बैंकर है?
हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? हमारी बैंकर है, ठीक है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल, सबके लिए बैंकर है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंकर है, कौन है? और उनके अकाउंट्स कौन देखता है? वो भी आरबीआई देखता है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सबके अकाउंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही या फिर आरबीआई उन सबके लेन देन का हिसाब किताब रखती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा स्टेट है इसका इसका अकाउंट आरबीआई मेंटेन नहीं करता है, तो आप उसका आंसर क्या बताएंगे? ऐसा कौन सा ये है जिसके अकाउंट को आरबीआई मेंटेन नहीं करता है? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अकाउंट को आरबीआई मेंटेन नहीं करता है? इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम। ये नोट कर लो, इंटरव्यू में कई बार पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू अर्चना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा ऐसी स्टेट राज्य सरकार है जिसका अकाउंट आरबीआई मेंटेन नहीं करता है, जम्मू कश्मीर नहीं है 22, इसका आंसर है सिक्किम। क्यों नहीं करता सिक्किम? सिक्किम क्यों नहीं करता? आरबीआई का एक उसूल है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, सबसे एक ही रूल पे काम करता है सिक्किम, मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस हाथ पैसा लो, इस हाथ पैसा दो। अगर पैसों में हिसाब किताब में गड़बड़ करोगे तो नाते, रिश्ते नाते अपनी जगह हैं और पैसे का हिसाब किताब अपनी जगह है। आरबीआई इन सब चीजों के लिए अलर्ट रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? जी हाँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस अगर इस बोल से आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि आरबीआई इसलिए नहीं करता है, ये इसलिए बताया गया है। मेन फंक्शन ये आर्टिकल के अंदर है कि सेक्शन 20 के अंदर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है, 21A के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करता है। लेकिन अगर आपने हिसाब किताब में गड़बड़ी करी तो समझ जाना, आरबीआई रिश्तेदारी अपनी जगह है, पैसे की बात अपनी जगह, वो पैसों से खेल मेल नहीं करता है, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ पे? अरे बता तो दो, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? बता दो एक बार मुझे को। पहली बार सुने हैं पल्लवी आप? चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू जी, ठीक है। ठीक है, अगर ये बात लेकर आ रही, अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप मुझे बता दो एक बार जरा। अगर मेरी बात समझ में आ गई है सबको, ये क्लियर हो गया तो मुझे बता दो एक बार। इसलिए बेसिक से चीजों को लेकर देखो, कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं होता कि ये सरकार का बैंक है, बात खत्म हो गई है। मतलब क्या है उसको भी समझो। लिंक बाय लिंक चीजों को लेकर आया हूं आप सबके सामने, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई परेशान ना करे, इसीलिए उन चीजों को लेकर आया हूं। करण भाई, करण डेली क्लास नहीं होती है भाई, मेरी हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं, ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन मैं तुम्हारे जो जिस दिन क्लास लूंगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, कभी कॉन्सेप्ट तुम्हारी गलती नहीं होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर कर दूंगा, कहीं भी पढ़ लेना, कहीं से पढ़ लेना, किसी किताब उठा पढ़ लेना, रमेश सिंह पढ़ लेना, उठा के देख लेना रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमिक्स से बड़ी किताब होती है रमेश सिंह, जो टाटा मैगलो, वो पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इन चीजों से समझ में आ जाएगा आपको, कभी नहीं भूलोगे। आज क्लियर हुआ यहाँ पे? आज आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, यस या नो? क्लियर हो रहा है तो मुझे बता दो एक बार, ठीक है। एक और बैंक है भाई, एक फंक्शन और है, बैंकर्स टू द बैंक। ये भी बड़ी समस्या, ये भी एक क्वेश्चन आता है। 7 PM या 8 PM, ठीक है जी। अभी मेरा कुछ कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसको सेट करा लूंगा अपनी क्लासेस के टाइम आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे बता दो यार, ठीक है जी। चलो भाई अगला फंक्शन बात करते हैं। अरे बताएंगे राहुल भाई, बताएंगे, पहले फंक्शन तो पढ़ लो, सब्सिडी से पहुंच जाओगे। फंक्शन पढ़े नहीं है, सब्सिडी पहले पहुंच जाओगे।
चार सब्सिडी होंगी वो भी बता देंगे आपको हम, ठीक है। देखो लाइक को शेयर करते चलो भाई लोगों, लाइक को शेयर करते चलो। स्केल टू लेकर आओ। आदर्श कुमार क्या कह रहे हो भाई, तुम स्केल टू कह रहे हो, बता दो क्या आंसर क्वेश्चन क्या है। टाइम दे दिया मैंने भाई, 7 PM या 8 PM के बीच में क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलो जी, बैंकर्स बैंक बोलते हैं। सभी बैंकों का हिसाब किताब कौन रखता है? आरबीआई रखता है, हमें पता है। सभी बैंकों का हिसाब किताब कौन रखता है? आरबीआई रखता है, ठीक है। इसके साथ साथ आरबीआई उन तमाम चीजों पे भी काम करता है, जैसे मैंने कहा फंक्शन टू परफॉर्म थ्रू द डीएडी, इसको बोलते हैं डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट के नाम से कहा जाता है, जो आरबीआई के ऑफिस को भी यहां पर देखरेख करता है, ठीक है। आरबीआई के जो ऑफिस हैं उनको भी एक वो ऑफिस सारे देखते हैं कि कौन से बैंक में कितना पैसा जमा है, मतलब हिसाब किताब बैंकों में कितना पैसा जमा है, कितने लोन दे रहे हैं, क्या हो रहा है, उन सब का हिसाब किताब कौन रखता है? डीएडी। आरबीआई का फंक्शन है डीएडी, मतलब डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट, जमा लेखा विभाग बोलते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ कहानी बनाएगी कि आरबीआई सेक्शन 2E। अब ये क्या होता है? आरबीआई बैंक, अच्छा ये बताओ, बैंकों को लाइसेंस कौन देता है? बताओ जरा मुझे। अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहे हो आदर्श कुमार कि अड्डा में करवाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, मैं ठीक है आपकी बात पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है। डीएडी मतलब क्या? डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट, सभी बैंकों को हिसाब किताब रखना, किस बैंक कितना पैसा आया कितना गया, उन सब के बारे में यहां पर हिसाब किताब रखने की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? उन बैंकों का हिसाब किताब रखने की यहां पर बात हो रही है। अब समझना, इन बैंक को लाइसेंस कौन देता है? इन बैंकों को लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई, ठीक है। कौन देता है? आरबीआई देता है। और जब लाइसेंस आरबीआई देता है तो कुछ कंडीशंस होंगी आरबीआई की, यस या नो? क्या लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता है? बोलो। नहीं। क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है ये समझना, इसके बारे में सबसे पहले है कि उस कंपनी के पास जो लाइसेंस लेना चाह रही है वो कम से कम 500 करोड़ की कैपिटल, इसको नोट करते चलो सभी लोग, 500 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए उस कंपनी जो लाइसेंस लेना चाहेगी बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का। उसके बाद 500 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए। 200 करोड़ रुपए वो डिपॉजिट कर सके, किसके पास? आरबीआई के पास। 200 करोड़ रुपए, 100 करोड़ नहीं है, 200 करोड़ है, समझ लो बातों को। 500 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। कॉमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेना हो तो सबके लिए ये कहानी बनाई गई है, आप सबके लिए, ठीक है। 200 करोड़ रुपए वो जमा कर सके, ठीक है। 200 करोड़ रुपए वो आरबीआई पास जमा कर सके। इसके साथ साथ बिल्कुल सही का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में उसके पास कम से कम 10 साल, तो वो एलिजिबल होगा लाइसेंस लेने के लिए। मैंने क्या कहा? इट विल बी एलिजिबल टू गेट द लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई, लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होगा। मिल नहीं रहा है, लेने के लिए एलिजिबल होगा। और जब वो मिल जाता है तो उनको लिस्ट टू शेड्यूल बैंक के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। जब मिल जाता है तब उनको शेड्यूल बैंक के अंदर यहां पे डाल दिया जाता है आपका। ये कंडीशन है आरबीआई ने जो बना रखी है, इसको समझना, ठीक है। मतलब लेने के लिए भाई, लाइसेंस लेने की बात मैं कर रहा हूं, लाइसेंस दे नहीं रहा हूं, मैं लाइसेंस लेने की बात कर रहा हूं। ये कंडीशन फुलफिल करेगा तब जाकर वो लाइसेंस ले सकता है, मिल नहीं रहा है। जैसे आप एग्जाम फिलअप करते हैं, कहते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो, लाइसेंस लेने के लिए होते हो। वही कंडीशन यहां पर है। बोलो क्लियर है फटाफट। ये लाइक और शेयर करते चलो भाई लोगों, इतने लोग जुड़ गए, लाइक और शेयर नहीं हो रहा है फटाफट। 1 घंटे से ऊपर से पढ़ा रहा हूं आपको मैं आरबीआई के बारे में, एक की डिटेल में बता रहा हूं चीजें। बोलो बोलो बोलो।
भाई स्मॉल बैंक का सेक्शन दूसरा होता है, स्मॉल बैंक पेड बैंक का अलग पार्ट, उसके लिए 200 करोड़ रुपए है, स्मॉल बैंक के लिए 200 करोड़ रुपए है, ठीक है। जी हाँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, फंक्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं आप सबके सामने। अगला लास्ट फंक्शन समझ जाना, लास्ट फंक्शन डेवलपमेंट रोल, ये बताओ सबके सामने। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, उसको समझना क्या कहना चाह रहा हूं। डेवलपमेंट रोल, विकासात्मक भूमिका, हिंदी में बोलते हैं विकासात्मक भूमिका के नाम से कहा जाता है डेवलपमेंट। किसके डेवलपमेंट के लिए आरबीआई को रखा गया है? किसके डेवलपमेंट के लिए आरबीआई को रखा गया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके डेवलपमेंट के लिए आरबीआई को रखा गया है? इसका आंसर दीजिए मुझे। अरे लाइक को शेयर कर दो भैया सभी लोगों से फटाफट। बताओ बताओ फटाफट। देश के लिए, बिल्कुल सही कहा, देश के विकास के लिए बनाया गया है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मेरी बात समझना। आरबीआई को यहां पर एक शब्द बोलते हैं मर्चेंट बैंकर, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर। किसका? गवर्नमेंट का। किसका? सरकारों का। ठीक है, देश के लिए। जी हां, आरबीआई को कहा गया मर्चेंट बैंकर या फिर कहा गया वित्तीय सलाहकार कहा गया है, किसके लिए? देश के लिए कहा गया है। मैं छोटा सा स्टेंजा बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। 2012 में समझना, हमारा इन्फ्लेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, वो डबल डिजिट में था। डबल डिजिट का मतलब होता, वो लगभग 12-13% ऐसे चल रहा था हमारे देश में उस समय मुद्रास्फीति। यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, भारत सरकार को फाइनेंशियल एडवाइजरी दी। सरकार माने या ना माने वो नहीं होता है, लेकिन मेन कंडीशन होती है कि किस तरीके से उसको यहां पर बताया जा रहा है, इसको समझना। सरकार माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन मेन जो कंडीशन वो ये है, वो ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से देश के आर्थिक चीजों को आप यहां पर संभाल सकते हैं। मेरी बात समझेगा। इन्फ्लेशन के बारे में जब मैंने आपसे कहा था, तो जब 12-13% हो गए, सरकार ने कहा, आरबीआई ने सरकार से कहा कि देखिए, हम आप जो आप बल्क में क्या देते हैं, बल्क में सब्सिडी देते हैं, बल्क में सब्सिडी, सब्सिडी जानते हैं ना आप लोग, छूट मिलती है। और क्योंकि 70% हिस्सा जो होता है वो हमारा पीडीएस सिस्टम में जाता है, पीडीएस जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से कहा जाता है। 70% हिस्सा जो होता है वो पीडीएस सिस्टम के जरिए यहां पर उसको दिया जाता है। जी हाँ, इसको थोड़ा समझिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं ताकि आपको यहां पर क्लियर हो जाए। अब यहां पर क्या कहना चाह रहा है उसके, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, उच्च पटेल से सामने कहा रखा गया था, उसमें यहां पर ये कहा गया कि देखिए, हम आपकी सब स्कीम के खिलाफ नहीं है, हम आपकी सब्सिडी के खिलाफ, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि सब्सिडी का मिसयूज हो। होता क्या था आप सब जानते हैं कि जैसे जो राशन प्रणाली है, देश में राशन दिया जाता है, उसमें क्या होता था, उसमें क्या कंडीशन थी उसको समझना। उसमें क्या था कि सब्सिडी का मिसयूज होता था, खासकर से जैसे मान लीजिए मैं एक बंदा हूं जिसके पास बीपीएल कार्ड होल्डर है, मैं बीपीएल कार्ड होल्डर हूं, मैं राशन दुकान पे गया, मैंने कहा भाई मुझे राशन दे दो, उसने कहा राशन खत्म हो गया। राशन खत्म नहीं हुआ है, राशन खत्म नहीं हुआ, उसने क्या किया, मेरे हक का राशन बाजार में बेच दिया। उसने क्या किया, मेरे हक का जो राशन था वो कहां बेच दिया, वो उसने बाजार में बेच दिया। और जब वो बाजार में चला गया तो वो हाई रेट बिकेगा, मतलब जो सरकार मुझे 2 रुपए 3 रुपए किलो, यहां पर 2 रुपए या 3 रुपए किलो मुझे सरकार अनाज दे रही थी, वो ही चीज मुझे
25 रुपए किलो या मैं 20 रुपए किलो मुझे खरीदना पड़ रहा है, मतलब मेरी जेब से पैसा क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है। जब मेरी जेब से पैसा अगर ज्यादा जाएगा तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो गरीब और गरीब होगा और अमीर और अमीर, सरकार को क्या लग रहा है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, लोगों को छूट मिल रही है, लेकिन छूट मिल नहीं रही है, उसका ब्लैक मार्केटिंग हुआ है। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि सभी सिस्टम सब्सिडी को किससे जोड़ दिया है, आधार से। आधार से जोड़ दिया है यहां पर, ताकि सब्सिडी उसको मिले जिसका हक है। इसलिए ये तमाम फंक्शंस आपके बताए गए हैं। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर होंगी, यस या नो। अगर क्लियर हो गया तो मुझे बता दो, अगर क्लियर हो गया मुझे बता दो जरा फटाफट मुझे। आदर्श कुमार जी, बिल्कुल भाई, भाई तुम्हारा नाम ले रहे हैं भाई, आदर्श कुमार कमेटी हेड थे, बिल्कुल जी। ठीक है, अरे भाई आदर्श कुमार तुम्हारा नाम ले लिया भाई। तो ये कमेटी है, मतलब समझाने के लिए बेसिक सी चीजें हैं जिसको अगर आप थोड़ा सा समझोगे, ये चीजें हैं। मतलब इसीलिए आरबीआई को फाइनेंशियल एडवाइजर, देखो बात ये है कि कैसे चीजों को समझाया जाए, कैसे उसको रिलेट किया जाए, उसको समझाने को कैसे फंक्शन हो रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार बता दो, बोलो। भाई उर्जित पटेल ने कौन सी कमेटी बनाई थी, तो कमेटी तो कई सारी कमेटी बनी थी उर्जित पटेल के नाम से। ठीक है, अब कौन सी कमेटी थी ये मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन कौन सी कमेटी थी मुझे याद नहीं आ रहा अभी मुझे। ठीक है, कमेटी बहुत सारी बनी है, लेकिन देखना पड़ेगा मुझे उसके बारे में। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे, बाकी लोगों को क्लियर है, बता दो मुझे एक बार, येस या नो। अगर ये क्लियर हो मुझे बता दो एक बार, पहले फंक्शन क्लियर हो गया है। ठीक है जी, तो ये है, अगला लास्ट हम लेके चल रहे हैं, बस खत्म होने वाला है आपकी क्लास, यहाँ पे खत्म होने वाली। सब्सिडीज ऑफ आर, को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी। 4 सब्सिडीज हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, BRBMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट, मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अरे भाई तुम्हें पता है कमिटी, तुम ही बता दो आदर्श भाई। ठीक है, अगर तुम्हें पता तुम बता दो, तुम क्यों अपनी नॉलेज यहाँ दिखा रहे हो अपनी यहाँ पर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बता दूंगा बाद में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसको यहां पर कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, एक तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो BRBMPL भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ साथ रिबिट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के नाम से यहां पर है। ठीक है, उसके बाद इफ्टा, उसको समझे, DIC से मतलब क्या है कि जो पैसा हमने बैंक में जमा किया है उस पैसे को सिक्योर करने के लिए, उस पैसे को सिक्योर करने के लिए यहां पर ये लगाया गया है। इसको समझिएगा, जो पैसा आपने बैंक में जमा किया उसको सिक्योर करने के लिए ये रखी गई है। अब आप जानते हैं पहले इसमें 1 लाख था, सरकार ने इस 1 लाख को कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया। मतलब अब मान ली कल को बैंक डूब जाता है, कुछ भी कंडीशन होती है, बैंक काम नहीं कर रहा होता है, तब यहां पर, जी हाँ, 4 टाइप्स की होती हैं। पहले एनएचबी था, वो हट गया है, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आ गया। तो 4 हैं, DICGC, BRBMPL, रिबिट और इफ्टास, 4 हैं आपकी, ध्यान रखिएगा। 5 लाख तक इंश्योरेंस कर दिया गया है कि अगर आपका पैसा डूबता है तो आपको 5 लाख तक यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, BRBMPL, ये मैं पढ़ा चुका हूं, जहां पे नोट छापे जाते हैं। तो यहां पे 2 जगह हैं, मैसूर और सालबुनी, जहां पर इनको रखा गया है। ठीक है, ये समझिएगा। हाँ जी भाई, ठीक है,
फिर है रीबिट का काम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी। देखो साइबर सिक्योरिटी समझ लो उसको, रीबिट रखा गया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो वो मेल आते रहे तुम्हारे पास, कोई मेल आते हैं कि भाई इतना पैसा जमा करो 1 लाख रुपए मिल जाएगा, इतना पैसा जमा करो 2 लाख मिल जाएगा, वो आते नहीं, वो बेवकूफ बनाते हैं मेल। तो उन सबको रोकने के लिए या फिर आपके बैंकिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए रीबिट बनाया गया है, जो आईटी सेक्टर को डेवलप करेगा, साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पर रखेगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है। क्लियर है? क्या है भाई तुम्हारा बीआरबी में प्राइवेट क्यों दिया गया? भाई प्राइवेट का मतलब सुनो मेरी बात, तुम प्राइवेट का मतलब समझते हो? एक होता है पब्लिक लिमिटेड होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड होता है, पहले बात समझ जाया करो। ठीक है, एक होता है पब्लिक लिमिटेड, क्या होता है जिसमें प्राइवेट प्राइवेट कोई सरकारी का सरकारी नहीं होता है। इसका मतलब पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी वो भी पब्लिक लिमिटेड हो सकती हैं ये। ठीक है, और जो, ठीक है, इस टाइप की चीजें के बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद है आपका इफ्टास। तो जो कम संख्या होती है उन्हें प्राइवेट लिखते हैं, जो ज्यादा संख्या में होती है उन्हें हम पब्लिक लिमिटेड के नाम से उसको यहां पर कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगला प्रोग्राम है आपका इफ्टास। इफ्टास क्या होता है भाई? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विस। इसका काम होता है खासकर से जो पेमेंट सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए, पेमेंट फ्रॉड कहीं ना हो रहा हो, पेमेंट सिस्टम को जो नुकसान हो वो दूर करने के लिए यहां पर बनाया गया है आपका यहां पर। ठीक है, तो ये तमाम सब्सिडरी हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पर तमाम चीजें हैं। आरबीआई के बारे में पढ़ाया एक एक चीज कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई पेमेंट है आजकल, आजकल क्या डिजिटल पेमेंट, जो आपके क्या डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं उसको देखने के लिए ये तमाम चीजें आपका बनाया गया है। ठीक है जी, इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पर क्लियर है यहाँ पे? तो ये है आज आपकी क्लास। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा सबसे कि फिर देखना है फिजूल है कद के आसमान का, डरना नहीं है यहाँ तो किसी चुनौती से, बस तू ये सिकंदर है सारे जहान का। राहुल क्वेश्चन भाई समझो, क्वेश्चन प्राइवेट लिमिटेड का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड का अंतर होती है भाई। सो यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है जी, वी विल एंड द क्लास हियर। आई थिंक आपको चीज समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।